चलिए, आपका दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। आया कब था? सन 1993। कब आता? 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में सामान्यतः आप ये जान लीजिए कि मानव का अधिकार क्या क्या है, उसको जानना होता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पता रहता है। जैसे आप मैंने आपको बताया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। इसमें बताया गया कि आदमी के अधिकार क्या क्या होते हैं। कल मैंने कुछ आपको बात पढ़ा था, जीवन जीने का अधिकार, मरने का भी अधिकार था आपको। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है, ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो, फिर मैंने बताया था सरकारी अस्पताल में इलाज बिल्कुल फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार था, वो भी आपको मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो आपने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत पढ़ा, जिसमें मौलिक अधिकार को जाना था कि एक सामान्य व्यक्ति का अधिकार क्या होता है, उसी को लेकर के हमारे एक अलग से अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1993 में आया था, जिसका मुख्य मकसद यह था कि किसी भी विभाग के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी आदमी के अधिकारों का शोषण न किया जाए। यानी किसी भी अधिकारी व्यक्तियों के अधिकार जो है उसको उनको मिलना चाहिए। जैसे भारत में कोई व्यापार कर रहा हो या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो, तो उसके अधिकारों का हनन किसी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा न किया जाए, किसी आम व्यक्ति के द्वारा न किया जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था इतिहास में कौन सी प्रथा चलती थी बाबू? उसमें तो जमींदारी प्रथा, ठीक है, गुलाम बनाया जाता था। तो किसी मानव अधिकार का हनन है या नहीं हनन है? दास प्रथा का स्टार्ट हुआ, व्यापार का स्टार्ट हुआ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्टार्ट हुआ। तो ये जितने भी चीजें कहीं न कहीं मानव अधिकारों का हनन था। तो इन्हीं को रोकने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया का 1993, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 28 सितंबर 1993 में। ये पूरे भारत में लागू है। इसमें कुल 8 अध्याय है, कुल 43 धारा है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय, 43 धारा। इनके धाराएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें धारा 2 का सी क्या कहता है? इसमें धारा 2 का 2 एक क्या है? विस्तार, संक्षेप और प्रारंभ। ठीक है, तो विस्तार क्या था इसका? पूरे भारत में है। स्टार्ट कब हुआ? 1993 में। ठीक है, संक्षेप में से क्या बोलेंगे? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अब 2 क्या है? परिभाषा। धारा 2 क्या होती है? परिभाषा। तो धारा 2 के फर्स्ट में परिभाषा दिया गया मानवाधिकार की परिभाषा। किसका? मानवाधिकार की परिभाषा। मानवाधिकार के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो हमें कहा था मानवाधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन की कैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, व्यक्ति की गरिमा क्या होती है। यानी इन सब चीजों का संरक्षण रखने का अधिकार मानवाधिकार संरक्षण आयोग को है। किस किस चीज की? जीवन की, स्वतंत्रता की, समानता की और व्यक्ति की गरिमा की। यानी अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे किसी की व्यक्ति गरिमा का नुकसान होता है, ये तो आपने पढ़ा क्या बोलते हैं, उद्देशिका में भी है। किसी व्यक्ति गरिमा का नुकसान होने पर, देश की गरिमा पर नुकसान होने पर, अगर देश की गरिमा की शुरुआत भी व्यक्ति की गरिमा से ही तो होती है। मेरी बात समझ पा रहे सब? तो यानी किसी व्यक्ति गरिमा का नुकसान होने पर, स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, समानता हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है। ये सभी चीजों का संरक्षण कौन करता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 कहता है कि इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाएगा। एग्जाम में पूछ चुका हुआ आपका ये कि ऐसा ही नहीं पूछा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। जिसमें कौन कौन होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य में होता कौन कौन है? एक अध्यक्ष जो होगा उसकी क्या योग्यता होता है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या तो वर्तमान में हो और या तो कभी रहा हो। जो पहला सदस्य होता हो उसका या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो और या तो रहा हो। दूसरा सदस्य क्या होता है? वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या तो हो। और तीसरा होता है जो तीनों सदस्य हैं उसके 2 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा करेगी, जिसमें एक का महिला होना आवश्यक। कन्फर्म हो गया बेटा? तो यानी इसकी योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार होनी चाहिए कि अध्यक्ष की कितना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एकदम क्लियर सुना गया आपको पूरा?
तो नहीं, किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993। इसके अंतर्गत देखिए आता क्या है, जो ये 3 सदस्य हुए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। और पदेन सदस्य होता कौन है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम है कि वो हर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का रक्षा करेगा। अब सबसे ज्यादा मानवाधिकार का अधिकार को उल्लंघन हो रहा है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, अल्पसंख्यक का, महिला का, और ये सब जितने भी वंचित वर्ग है, इन्हीं का ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, इन्हीं के अधिकारों का हनन किया जाता है, इन्हीं को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी बात तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज इतना खाली है जाकर के किसी संपर्क कर पाए, तो उसने इसके कुछ पदेन सदस्य बनाए। और पदेन सदस्य उन्होंने किसको बनाया? उन्होंने कहा पदेन सदस्य होंगे कौन? पदेन सदस्य होते हैं जो ये विभाग है, अन्य विभाग कौन कौन विभाग है? जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, दिव्यांगजन का जो आयोग है, समझ रहे हैं ना, जो प्रताड़ित आयोग होता है, कौन कौन? ओबीसी आयोग, ओबीसी, एससी हो गया, बच्चों का, उसके बाद महिलाओं का, दिव्यांगजनों का, और इतने जो आयोग है, महिला दिव्यांग, इतने आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सभी इसके पदेन सदस्य माने जाते हैं। किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये बात समझ सकते? उसके बाद अगला पॉइंट होता है, इसका एक सचिव होता है। ये जो सचिव होता है उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। अब धारा 4 के अंतर्गत क्या बोलता है? धारा 4 ये बोलता है कि राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो वो लोग त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और पद से उनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? धारा 4 के अंतर्गत क्या कहता है कि राष्ट्रपति इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये लोग लिखित रूप से अगर त्याग पत्र देना तो किसको लिखेंगे? राष्ट्रपति को लिखेंगे। पद से हटाने का अधिकारी भी किस कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन पद से जब इनको हटाते हैं तो समय सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। अगर जांच पे सही माने जाते हैं तभी इनको पद से हटाया जा सकता है, न तो पद से हटाया नहीं जा सकता। और 8 किस आधार पे? जो आपने पढ़ा था जिस अनुसार राष्ट्रपति हटता है, क्या यानी महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जिसका ये होता है कि यह व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहे हैं, यानी कार्य की असमर्थता के आधार पर इनको पद से हटाया जाता है, या कदाचार के आधार पर पद से हटाया जाता है। हो गया ना कंफर्म? कदाचार के आधार पर या कार्य की असमर्थता के आधार पर, वो भी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन जांच का अंतिम रिपोर्ट कौन पेश करेगा? सुप्रीम कोर्ट। बेटा अब आप ऐसे समझ लीजिए, ये आयोग है, ठीक, जो आयोग बनेगा। अब ये आयोग जो बनेगा, एक समिति बनेगी। समिति जब ये अगला होता है कि ये जो आयोग बनना, एक समिति की स्थापना करेगी, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर एक आयोग बनेगा, और एक समिति बन जाएगी, और समिति की सिफारिश पर क्या बनेगा? एक आयोग। उसमें कौन कौन रहेगा? उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, ध्यान समझिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय का प्रभारी अधिकारी, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष में नेता, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। इतने इसके सदस्य होते हैं। फिर से बोलिए, कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। प्रधानमंत्री उसका क्या होगा? अध्यक्ष। सदस्य कौन होंगे? पहले लोकसभा का अध्यक्ष, फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता, फिर राज्यसभा का विपक्ष का नेता, उसके बाद राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपसभापति कौन होता है? उपसभापति। तो ये जो इतने सदस्य होते हैं, आप सुनिए, ये सभी लोग जो समिति बनती है, ये क्या करेगी? किसी रिपोर्ट को लेकर के आएगी, जो भी रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को लेकर के आएगी, समिति जांच करेगी, उस रिपोर्ट को रखेगी इसके सामने, राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने। फिर ये राष्ट्रपति का कार्य होगा कि उस रिपोर्ट को वह सदन में प्रस्तुत करे। सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आप उदाहरण तौर पर ये समझ लीजिए, जैसे अभी हाल ही में कहीं आपने सुना होगा, अपनी जौनपुर की कहां घटना है, जिसमें पुलिस वाले क्या किए थे,
एक कोई एलबीडब्ल्यू का व्यक्ति था, कोई गौतम, उसके घर गए थे तो वहाँ पे महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने उनके साथ मारपीट किया हुआ है और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली जिसका था। ठीक, अब आरोप लगाया तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एलबीडब्ल्यू था, उसके मतलब बड़ा अपराधी था, उसको पकड़ना जरूरी था, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक, अब क्या हुआ कि जो है तो एससी था बेचारा, जब वो एससी था तो उसके बाद ये मामला कहीं न कहीं मतलब पुलिस ऐसे किसी के साथ कार्रवाई नहीं कर सकती कि उसे आत्महत्या करना पड़े, इसलिए जल्दी पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं जाती जहां उसे मरने की संभावना हो। जैसे अगर कोई मान लीजिए आप किसी गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो पता चला आप गिरफ्तार करो, छत से खुद का आत्महत्या कर ले, तो पुलिस उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने आत्महत्या क्यों किया। क्यों? मानवाधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है उसको भी, भले वो अपराधी हो लेकिन जीवन जीने का अधिकार इसको है। इसलिए टिल टू डेथ, किसी जल्दी मौत की सजा नहीं दी जाती भारत में। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? जीवन जीने का अधिकार। तो मैंने आपसे एक बात बताया थी, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में श्रेष्ठ कौन होता है? मौलिक अधिकार। इन दो मामले सामने आ जाए, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, तो किससे श्रेष्ठ मानेंगे? डीपीएसपी तो राज्य का कर्तव्य है ना, फांसी सजा बनाने का अधिकार किसको है? राज्य का अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी तो संविधान बोला है, सॉरी मौलिक अधिकार संविधान बोला है, तो जीवन जीने का अधिकार है या नहीं है? तो जो मामला ये पेश हुआ, अब उस पर अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बन जाएगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार मामला ये मान लीजिए एससी आयोग से उसने पूछा कि ऐसे ऐसे मामला है, तो एससी आयोग उसको रखेगी। या मैं आपको इससे भी अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ, मणिपुर का हिंसा कांड याद ही नहीं है, जिसमें किसी दो वर्ग में थे, दो जनजातियों आपस में भिड़ गए थे, कुकी और जनजाति आपस में भिड़ गए थे, याद है? उसको जब उसमें भी मानवाधिकार की हत्या हुई थी तो उससे मानवाधिकार आयोग ने एक समिति बनाई थी और इस समिति में इतने लोग शामिल थे। जब ये समिति ने अपने रिपोर्ट को किस सामने प्रस्तुत किया? राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति उसको कहाँ रखेगी? संसद। अब उस पर नियम बनेगा, उस पर कानून बनेगा कि भविष्य में इस तरह के अपराध ना हो। मेरी बात समझ गए? ये तो केंद्र काम हुआ और सेम टू सेम ये राज्य में होता है, क्योंकि ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार आयोग बनता है केंद्र में और एक कौन बनेगा? राज्य। जो राज्य बनता है उसका जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अभी ये अपना तख्त किसको दे रहे थे? राष्ट्रपति को। वो किसको देंगे? राज्यपाल को। इनको पद से कौन उठा रहा था? राष्ट्रपति। उन्हें पद से कौन उठाएगा? राज्यपाल। गलत, राष्ट्रपति हटाएगा। गलत, राष्ट्रपति हटाएगा। यही क्वेश्चन टेक्निकल बन जाता है। राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, सदस्य को हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। बाकी सारी क्रिया राज्यपाल देखेगा, सब कुछ देखेगा और समिति की रिपोर्ट बनाएगा। उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होगा, विधानसभा विपक्ष का नेता शामिल होगा, विधान परिषद में विपक्ष का नेता शामिल होगा, विधान परिषद का अध्यक्ष शामिल होगा। सब प्रक्रिया वही है। रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत होगी और राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल उसको जो है सदन में प्रस्तुत करेगा। सारी प्रक्रिया वही है, लेकिन बस एक चीज हटेगा कि वहां पे, यहाँ आपने देखा कि ये यहाँ पे पद पे हटाने का अधिकार भी किसको था? राष्ट्रपति को था। तो वहां ये अधिकार राष्ट्रपति से छीन कर किसको दिया? राज्यपाल से छीन किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। ये एग्जाम्पल टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इनकी पदावत कितने, धारा 6 के अंतर्गत बताता है कि इनकी पदावत 3 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष, या उम्र के 70 वर्ष तक। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, उम्र के 70 जो पहले हो जाए, यानी हो सकता है उसकी नियुक्ति मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में हुई हो, सदस्य के रूप में हुई 65 साल में, या रिटायरमेंट कब हो जाएंगे? 68 साल। कब बेटा? 3 साल पूरा हो गया ना। अगर मान लीजिए इनकी उम्र 68 साल है तो क्या वो 71 साल तक जाएंगे? क्या नहीं, मैं 70 साल में क्या हो जाएंगे? मेरी बात समझ समझ गए? समझ लो, जैसे आप पुलिस भर्ती हो जाए, एसआई आप बन जाइए, चाहे कोई भी होता हो, तो चाहे आप एसआई 19 साल बन जाइए, चाहे 21 साल बन जाइए, चाहे 40, चाहे आप 30 साल बनिए। रिटायरमेंट की उम्र एक अलग अलग है, सब एक ही है ना। अब बीच में आप चाहे जितना जीवन को ज्यादा नौकरी को कम करेगा, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र एक ही है ना कि आप 60 साल हुए आप रिटायरमेंट होंगे। मेरी बात समझे? तो इसमें मैक्सिमम 70 साल होने के बाद क्या होगा? आपको हटा दिया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति दोबारा मानवाधिकार अध्यक्ष बन सकता है? बोलेंगे हाँ बन सकता है, लेकिन इसके बाद किसी अन्य मानवाधिकार का उसका अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन इस विभाग के अतिरिक्त तो किसी अन्य विभाग में कार्य नहीं कर सकता। अगर 70 साल उसकी उम्र नहीं है, दोबारा वो अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन वह किसी अन्य विभाग में कार्य नहीं कर सकता।
इसका वेतन कौन डिक्लेयर करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। धारा 8 क्या बोलती है? एनएचआरसी। अब देखिए किन किन बातों में विचार नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि हर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ जाएगा। थाने में अपने किसी को गिरफ्तार करके ले आया, आप ऐसा ही होगा, आप ऐसा ही बनने वाले हो। ये आधे ज्यादा डरते बेचारे इन्हीं से हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। क्यों? पता चला हल्ला मचाते हुए पहुंच गए। कोई और मामला हुआ, महिला आयोग पहुंच गई हल्ला मचाते हुए कि हमारे महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, और पकड़ कर पुलिस और महिला पता चला चैन स्नैचर है। चैन स्नैचर जो छोड़िए, बहुत बड़ा स्मगलर है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सप्लाई करती है ड्रग्स, लेकिन उठा के लेके आए हैं और महिला रोना चालू कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस वाले हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। अब पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी नहीं करेगी? अब पता चल राष्ट्रीय महिला आयोग घुस के बेचारे ऐसा ये सब खड़े हैं, क्या करें? इनके सामने कौन बोले? महिला आयोग आ गई है और महिला आयोग इस बात को जानने लगी गलत कौन सही कौन। तो फिलहाल अभी क्या बोलता है, उन्होंने कहा कि देखिए हम किस मामले में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, किस मामले में एनएचआरसी नहीं बोलती, राष्ट्रीय अधिकार मानवाधिकार आयोग कहते हैं अगर कोई मामला छोटा मोटा हो या ऐसे मामले जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अभी मामला पूरा क्लियर नहीं हो पाया, या ऐसे मामले जो नाम रहित हो, मतलब किसी का नाम ना हो, बस उठे चल दी भाई ये एससी है, ऐसा था तो एससी आयोग आ गया, एसटी है एसटी आयोग, ऐसा नहीं है। मामले की जांच करेंगे, देखेंगे, अगर इलीगल हो रहा है तभी उसके मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार जाएगा, अन्यथा राष्ट्रीय मानवाधिकार हस्तक्षेप नहीं। ये सही गलत है? सही है। अच्छा, अगला क्या आप कैसे बोलता है कि उन घटनाओं से संबंधित शिकायत नहीं देगा जो उन शिकायत के दर्ज होने से 1 वर्ष पूर्व हुई। नहीं समझेगा, यानी कोई बहुत पुराना घटना घट गई हो, उसको दोबारा उठाकर मानव आयोग नहीं करेगी अगर वो एक साल से क्या हो चुकी हो, पुरानी। अगला होता है शिकायत प्राप्त करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार कोई मामला हो गया तो 1 सप्ताह के भीतर उसको रजिस्टर कर लेगी। ये मामला उसको देखना है कितना सप्ताह के भीतर? 1 सप्ताह के भीतर। और अच्छा, सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। धारा 12 क्या बोलती है? धारा 12 ये बोलती है कि जैसे आपने देखा था पीआईएल ना, जनहित याचिका, उसमें कोई व्यक्ति स्वयं जा सकता है कि नहीं जा सकता? वैसे ये भी है। धारा 12 यह बोलती है कि अगर मान लीजिए मानवाधिकार चाहे तो स्वतः ही किसी मामले की संज्ञान ले सकती है। किसके अंतर्गत? धारा 12 के अंतर्गत किसी मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकती है। और उसके बाद धारा 13 क्या बोलता है? धारा 13 यह है कि तलाशी लेने और जब्ती करने का अधिकार भी इनके पास है। जैसे पुलिस आपकी जाती है जांच करने के लिए तो तलाशी ले लेती है, आपकी जब्त कर लेती है, वैसे ही अधिकार इनके पास भी है। कौन सा? धारा 13। कौन सा अधिकार है? तलाशी लेने जब्ती करने का अधिकार। याद ऐसे कल 13 क्या होगा रखा लिया, सब सामान रख लेंगे तो हो गया तलाशी लेने जब्ती लेने का अधिकार। अच्छा, इसको कुछ मामलों में सिविल न्यायालय का भी अधिकार प्राप्त है। एक तरीके से ये अपने आप में न्यायालय भी है। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने आप में एक न्यायालय भी है, क्योंकि इसके तो अध्यक्ष सदस्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो है। एक तरीके से समझ लीजिए एक सिविल न्यायालय का भी काम करता है। उसके बाद एसएचआरसी 21 के अंदर बता दिया आपको कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को, लेकिन पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष हो गया, 70 वर्ष की आयु तक होगा। इस अपने रिपोर्ट अपना राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। धारा 22 के अंतर्गत। अंतिम है धारा 28 के अंतर्गत जो मानवाधिकार का होता है वो क्या होता है? इसका जो न्यायालय होता है, अब प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होता है, प्रत्येक जिले में। और तो क्या इसके लिए अलग से न्यायालय बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो एडीजे रैंक अधिकारी होते हैं, डीजी बार एडीजे, ठीक है, तो जो एडीजे रैंक अधिकारी होते हैं वही इसके हम लोग को देखते हैं न्यायिक अधिकारी होते हैं। कौन? जो एडीजे रैंक के अधिकारी होते हैं वही इसके आयोग को देखते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, सुनिए, जान लीजिए बेटा, एससी एसटी का मामला हमेशा एडीजे रैंक अधिकारी लिखेगा। कौन मामला? एससी एसटी। पाक्सो का मामला एससी एसटी देखता है। एफटीसी का मामला कौन देखेगा? वही एडीजे रैंक अधिकारी। कौन भैया? एडीजे। गैंगस्टर देखेगा एडीजे रैंक अधिकारी। मानवाधिकार कौन देखेगा? एडीजे रैंक अधिकारी। मेरी बात समझ पा रहे?
तो ये दिमाग बैठा लीजिए, इसको अलग से विभाग नहीं बनाया जाता, उसी न्याय विभाग को एक नया काम दे दिया जाता है कि आप इस काम को देखें। लेकिन कौन अधिकार देगा? एडीजी। जैसे मैंने आपसे बताया था कि विवेचना करने का अधिकार किसको है? कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, डबल स्टार यानी एसआई को, यानी कहाँ स्टार्ट होता है? एसआई से। उसके पीछे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दीवान, ये सब इन्वेस्टिगेशन काम नहीं कर सकते कि आप जाके मिल लीजिए कि पुलिस वाले में काम हुई है, कुछ न काम हुई। करे कौन? एसआई। अंतिम विवेचना करने का अधिकार किसको है? एसआई को है। ठीक है, तो वैसे ये भी है कि इस रैंक के अधिकारी ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो कौन कौन छोड़ा? एससी एसटी, महिला उत्पीड़न, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं मानवाधिकार, गैंगस्टर, एफडीसी, ये सब कौन देखते हैं? एडीजी। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक जिले में एक होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की समझ पर। धारा 37 क्या बोलता है? विशेष जांच एजेंसी का गठन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? 2019। कब लाया गया था? 2019। 19 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ, 22 जुलाई को राज्यसभा। ठीक, इस तरह आपका भी चैप्टर समाप्त हुआ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है।